चलिए दोस्तों, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक हमारा अतीत अध्याय 1 का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अतीत के बारे में। अतीत किसे कहते हैं, हमने मानचित्र को देखा, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में जाना और हमने यह भी जाना कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। और इसके साथ ही हमने गेहूं तथा चावल की खेती के बारे में जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अतीत एक या अनेक। तो चलिए स्टार्ट। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक के बारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इसमें जो अपना हेडिंग है अतीत एक या अनेक, यानी अतीत बहुवचन है या एक वचन है। तो इस पुस्तक में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो सबके लिए जो उस समय अतीत में सबका जीवन भिन्न था, तो सबके लिए इतिहास की अलग अलग अवधारणाएं होंगी। इसीलिए अतीत है सबके लिए अलग अलग होगा। तो अतीत अनेक प्रकार का होता है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग हिस्सों तो जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। जो शहरों में लोग रहते हैं वह ज़्यादातर गांव तथा आसपास के जो कृषि वाले क्षेत्र या होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खेती नहीं होती है। तो निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब जो इस तरह के भेद हैं उस समय भी अतीत हमारे इतिहास में भी उस समय उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि उस समय के जो शासक थे वह अपनी विजयों तथा जो इनने युद्ध जीते उनका लेखा जोखा भी रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। इसी कारण हम जानते हैं कि कौन से शासक ने कब लड़ाई लड़ी और उसमें किन शासकों के बीच में लड़ी गई है, कौन जीता और कौन हारा। इसलिए हम उनके बारे में काफ़ी जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो मतलब इनका कहना है कि उस समय जो शक्तिशाली राजा थे या लोग थे वो ही अपने इतिहास को लिख कर या रखते थे। लेकिन जो उस समय की आम जनता थी, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी थे, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह अपना इतिहास नहीं लिखते थे, अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। जो पुरातत्व है हमारे प्राचीन काल के तत्व, जैसे जो हमें अभी इतिहास के बारे में बताते हैं, जिन्हें पुरातत्व कहते हैं, से हमें उनके जीवन में जानने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो अभी भी हमें इतिहास में उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। चलिए, इसमें लिखा तिथियों का मतलब। इसमें जो इतिहास में जो हम देखते हैं कई प्रकार की तिथियां हैं कि इस तिथि को ये घटना घट गई या इस तिथि को युद्ध लड़ा गया। इन सब के बारे में हम पढ़ते आए हैं इतिहास में। लेकिन हम यहाँ तिथियों का मतलब समझेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह
का कोई और वर्ष बताओगे। जैसे कि यदि तुमसे पूछें कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तुम बता दोगे 1947 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब तिथि होती है, तिथियों से हम इतिहास के बारे में उस समय घटी घटनाओं के बारे में हम समझ सकते हैं। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से माना जाता है। तो इसमें वर्ष की जो यह धारणा है वह एक गणना है जो अपन अभी मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसमें जो ईसा मसीहा थे, जो ईसाइयों के भगवान थे, उनके का कहमलत भगवान के जन्म से इस तिथि को माना जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का यह तात्पर्य है कि ईसा मसीहा के 2000 वर्ष के बाद, जैसे कि हम अभी कहते हैं कि 2000 अपनी सन 2023 चल रही है, उसका मतलब ये है कि ईसा मसीही ने आज से 2023 साल बाद पहले जन्म लिया था। ठीक है, तो अपन उनके जन्म को हुए 2023 साल बीत गई हैं। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि उनके जन्म से जो पहले की तिथि थी उन्हें ईसा पूर्व के नाम से लिखा जाता है। जैसे हम कहें कि 10 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म के 10 वर्ष पूर्व। तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे ईसा पूर्व ईसा जो हमें इतिहास में तिथियों में लिखा मिलता है उसका क्या तात्पर्य है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, जो इतिहास और तिथियां हैं इसमें देखेंगे अंग्रेजी में BC यानी हिंदी में ईसा पूर्व यानी ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व BC। ठीक है, का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। हिंदी में ईसा पूर्व और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में लिखा मिलता है ई और लिखा जाता है, यानी कि इंग्लिश में से एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष हैं जो उनके जो AD जो वर्ष है उस AD वर्ष को ही ईसा मसीहा का जन्म माना जाता था। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि जो कहाँ थे ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष से। ठीक है, तो ईसा मसीहा के जन्म को हम AD मानते हैं, जो कि हिंदी में हम उसे ईसवी कहते हैं। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है, यानी CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज के BP अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले यानी कभी कभी अंग्रेज़ों के जो कैलेंडर हैं उनमें हमें BP यानी अक्षरों का प्रयोग मिलता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, यानी वर्तमान से पहले, उसे इतिहास की तिथियों के रूप में जाना जाता है। इसमें लिखा है कुछ उपयोगी शब्द, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख। ठीक है, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, यानी ये शब्द हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका उपयोग हमने इस पाठ में किया है। ठीक है, और इसमें देखते हैं यहाँ पर एक मिलान करना है इनका सही जोड़ियों का। तो इसमें है नर्मदा नदी यानी देखो इसमें पहला राज्य आर्किटक का संग्रह, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि और प्रथम नगर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा राज्य था वो अपना मगध था। ठीक है, और
सिंधु नदी की जो सहायक सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर मतलब जो अपना प्रथम नगर थे वह वो हुए, ठीक है, आरंभिक हो गए थे, ठीक है। और नर्मदा नदी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व वे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर आरंभ वहाँ पे हुए। गारो की पहाड़ियों में आरंभिक कृषि और नर्मदा घाटी में आखेटकों का संग्रह था, ठीक है। तो ये सही जोड़ी है अपनी, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके यहाँ आखेटक जो शिकार थे उनके संग्रह मिले, ठीक है, संग्रह है। मगध है, मगध में पहला राज्य मगध जो था वो पहला एक राज्य था। और गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आरंभिक कृषि की गई थी, ठीक है। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी में लगभग गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर विकसित हुए थे, ठीक है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर प्रथम नगर अपने हुए थे। और इसमें है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु घाटी के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि सिंधु नदी में जो प्रथम नगर था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और दूसरा का है गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, ठीक है, गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान मतलब 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। वह आज से 2000 वर्ष आगे निकल गया है, मतलब आज से नहीं 2000 वर्ष पूर्व, यानी समस्या के जन्म से 2023 साल ये आगे। हमारा अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब आते हैं इस अध्याय में हमने क्या सीखा। इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा ये सब देखते हैं तथा इनके क्वेश्चन तथा आंसर को सॉल्व करना भी सीखते हैं। चलिए देखते हैं। नदियाँ, सहायक नदियाँ, परिभाषाएं, जो मुख्य परिभाषाएं हैं जैसे कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाए, एक बड़ी नदी में मिल जाए, यानी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाए। गंगा तथा इसके, और दूसरा है गंगा तथा इसके दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट है। तथा तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, यानी जो देश हैं अपना भारत है उनके अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य थे वो स्थापित थे। और इसमें क्या है, कुछ लोग और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावत यात्रा करते थे, यानी लोग यहाँ से वहाँ मतलब इसलिए जाते थे क्योंकि वो उन रोचक स्थानों को देखना चाहते थे तथा उनकी संस्कृति आदि का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों तथा उनको जानने के अवसर मिला, यानी यात्रा से लोगों को एक जगह से एक समाज से दूसरे समाज के लोगों के बारे में तथा उनके विचारों के बारे में जानने की अवसर मिले, ठीक है। लोगों के आगमन में हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया, यानी जो लोग हैं जो बाहर से आए भारत में उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया, ठीक है। और इसके अलावा कई सौ वर्षों से, ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक के भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे, यानी जो कई सौ वर्षों पहले से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तौर तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे, यानी यहाँ पे जो भारत में लोग कई सौ सालों से आते रहे, इसलिए पत्थर को डिजाइन करने के लिए, संगीत रचने के लिए तथा भोजन बनाने की आदि कलाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे के विचारों को सीखने के लिए, उनकी कलाएं सीखने के लिए भारत में आते रहे। हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत के नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो जैसे संस्कृति में जैसे सिंध कहते हैं, यह हमने पढ़ा था अपने लेसन में।
इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, यानी जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका उपयोग भारत देश के लिए किया जाने लगा, अपने देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा, जिसे भारत कहा गया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी जो भारत है, भारत शब्द का उपयोग मतलब भारत शब्द के जो शब्द है वो हमें लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है, देश को प्रेजेंट करते हुए। ठीक है, यानी देश को प्रेजेंट करते हुए हमें लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में हमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। अतीत की पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता था। जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे और रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल सभ्यता से परिचित थे और अपना भोजन के लिए जड़ों तथा जंगलों का उपयोग करते थे। जंगलों में उपस्थित जड़, फल फूल आदि इनका अपने भोजन के लिए उनका उपयोग करते थे और उन्हें संग्राहक कहते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे। यानी संग्राहक वे थे जो उस समय की भौतिक यानी कि जो जंगल वगैरह हैं वो जो भोजन है उन सब के बारे में जानकारियाँ रखते थे। जानवरों के बारे में भी जानकारियाँ रखते थे, जैसा कि कौन से जानवर का शिकार आसान होता है, कौन से फल खाने चाहिए हमें। और देखते हैं इसमें हम अतीत के बारे में किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत में किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, जो पशुपालक होते हैं और इसमें वृक्षकों मतलब कृषकों, शासकों, ठीक है, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों जो मूर्तियाँ बनाते थे, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम इतिहास से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। 800 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। 800 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष स्त्री किसका उपजाना किया, मतलब प्रश्न 2 में 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, पुरुष स्त्री का उपजाना किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाया। यानी इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने किस की कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। यानी जैसे कि चावल तथा गेहूं की खेती सबसे पहले भारत के लोगों ने लगभग 8000 वर्ष पहले स्टार्ट कर दी थी और किन किन पशुओं को पालना स्टार्ट किया था। तो देखते हैं इसमें किन किन पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था भारत में। यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपाड़ना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपना, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले थे। तो सहायक नदियाँ उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे जो कुछ नगर थे वह बसने लगे थे, बड़े बड़े नगर बसने लगे थे। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास में, ठीक है, नदियों के आसपास प्राचीन काल को किस नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में थे, जो गंगा के दक्षिण का जो एरिया था उसको किस नाम से जाना जाता था, उसे मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, जिसे आज में बिहार कहते हैं। बिहार को ही मगध कहते थे उस समय। दूसरा है अपना, लोगों ने ठीक है, कि द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से
तक यात्रा की। जो लोग हैं उन्होंने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के, ठीक है, तो उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, यानी किस महाद्वीप के, मतलब कहाँ उन्होंने यात्रा की। तो लोगों ने कहाँ के, मतलब कहाँ की यात्रा की, कहाँ की, तो यानी एक द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की उन्होंने यात्रा की। किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था, मतलब किन किन जगहों पर यात्रा थी उनकी कठिनाइयों से भरी हुई थी। तो कभी कभी जैसे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान वाले जो नदियों वाले, जो समुद्र वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनकी यात्रा उनके लिए बहुत कठिन हुआ करती थी, जोखिम भरी थी। और इसमें दूसरा 7वां है, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस जगह, किस वस्तु से, मतलब वो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर, ठीक है, किस साधन से यात्रा करते थे। जो व्यापारी थे वो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस साधन से यात्रा करते थे, ठीक है, साधन से यात्रा करते थे, ठीक है, साधन से यात्रा करते थे। तो जो लिखा है इसमें, अतिरिक्त व्यापारी, जो ज़्यादातर व्यापारी थे, तो कभी काफिलों में जाते थे, काफिल मतलब एक झुंड में जाया करते थे पैदल, या फिर कभी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जहाज़ों का प्रयोग करते थे, ठीक है। 100 वर्ष पहले लोग किन विचारों को अपनाते थे। 100 वर्ष पूर्व लोग किन मतलब विचारों को अपनाते थे। 100 वर्ष पूर्व लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तौर तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे, ठीक है। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है इंडिया संबंध किस शब्द से लिया गया है। जो इंडिया है वह किस शब्द से लिया गया है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जो सिंधु नदी है उस एरिया को हम इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण उन्हें क्या कहते थे। जो अतीत की पुस्तक थी उन्हें हाथ से लिखने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहते थे, यानी जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। इसमें क्या है, पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती थीं। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं मंदिरों और विहारों तथा अन्य स्थानों से प्राप्त होती थीं। अतीत की पुस्तक में किसकी चर्चा होती थी। अतीत की पुस्तक में किसकी चर्चा होती थी। तो अतीत की पुस्तकों में ठीक है, मान्यताओं तथा व्यवहारों, राजाओं के जीवन की, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी की चर्चा हमें मिलती थी। यानी जो अतीत की पुस्तक थी, हमें इतिहास की पुस्तक थी, उस समय जो मिली पांडुलिपियाँ, हमें उनसे अतीत के बारे में जानकारियाँ मिलती थी, ठीक है। तो इन वस्तुओं, ठीक है, इसमें लिखो किन पुस्तकों में किस भाषा, इन पुस्तकों को किस भाषा में लिखा था। इन पुस्तकों को किन भाषा में लिखा होता था। 14वां क्वेश्चन है अपना, इन पुस्तकों को किस भाषा में लिखा था, ठीक है। तो इन पुस्तकों को संस्कृत में लिखी मिलती थी, या फिर ये अरबी भाषा में हमें लिखी मिलती थी। दूसरी का है, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो आम लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। हम ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में ही हमें लिखी मिलती थी, ठीक है। और जो आम लोग हैं वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। किसका अध्ययन कर सकते थे हम, मतलब किसका अध्ययन